मुझसे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और वही रसोई के बाहर उसके भैया और मतलब दोनों के पति बाहर ही दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की पत्नियों की भावनाओं को जानकर समझते हैं कि वो कितने सही और कितने गलत हैं। ये जानकर स्पेशली विनय के पिता बहुत उदास होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वो भी चाय के ट्रे लेकर के और बिस्किट वगैरह लेकर के अपने बहू के कमरे में जाती है और जाकर कहती है, बेटी कुछ खा लो, देखो तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए प्लेट सजाया है। चाची सबकी क्या ज़रूरत है, मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ। हाँ तुम मेहमान तो नहीं हो, लेकिन खुद को मेहमान समझना ज़रूरी होता है कई बार। वैसे भी अगर हम खुद को इंसान समझ लें तो वही हमारे लिए बहुत होता है, और मेहमान तो हमें हर कोई समझता है। क्या मतलब चाची? मतलब देखो ना, जब मैं अपने घर पे थी ना तो मेरे घर वाले कहते थे तुम पराए घर की बेटी हो, मतलब पराए घर जाने वाली हो, या मतलब एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे क्या कहना चाहिए था। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था कि मतलब मेरे घर के बगल में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके माता पिता वो कहते हैं ना कि तुम इस मतलब तुम्हें हरा घर ये नहीं है, और जब ससुराल जाती है तो वहाँ के लोग कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। मतलब कोई भी, मतलब हर कोई यही कहता है ना। अच्छा चाची, ए, तो इस बात के लिए आप मुझे चाय बिस्किट खिलाएंगी? अरे मतलब इस बात के लिए चाय बिस्किट नहीं है, मतलब सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं भाभी के सामने तो इतना हंसी मजाक कर लेती हूँ, तुम्हारे सामने मेरा ये हंसी मजाक कहाँ उड़ जाता है, बता सकती हो? अरे भाभी, मतलब चाची माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती हैं। देखो तुम हंस तो रही हो, लेकिन तुम वैसे नहीं हंस रही हो जैसे मेरी दीदी हंसती है। अब माँ कैसे हंसती है ये तो मुझे नहीं पता, पर पर मुझे इतना पता है कि अम, आप हंसाती बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम हंस क्यों नहीं रही हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप इतना भी परेशान मत होइए, मैं ऐसे कोई ख़ास परेशान नहीं हूँ, बस बस थोड़ी अपसेट थी। पर ऐसा तो है नहीं कि मैं माँ नहीं बन सकती। सॉरी, मुझे शायद ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिस पर वो लोग कहते हैं क्यों नहीं कहनी चाहिए थी। तुम खुल के कहो, तुम्हें जो कहना है बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मैं सच कहूँ तो मुझे बुरा लगा ये जानकर कि मैं तो बस परेशान थी, और मेरी परेशानियाँ इस तरह से मुझे फील करा रही थी, लेकिन लेकिन मैं खुश हूँ। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कि मैं आपसे मिली और मैं इस परिवार में आई। मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि कोई तो और मेरे साथ होता जो जिसे मैं गले लगा सकती, तो हमें गले लगा लो। विनीता फिर उन दोनों को गले लगाती है, वो दोनों ही उसे गले लगाते हैं और विनीता बहुत रोती है। फिर कहती है शुक्रिया, शुक्रिया माँ, चाची। वो हंसती हैं और कहती है इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है बेटा, हम तो परिवार है ना। सही कहा, हम फैमिली हैं, और फैमिली में थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि सामने वाला किस बात के लिए थैंक यू बोल रहा है। इस बात पर दोनों हंस देती है। चाची कहती है देखो, हमेशा सॉरी और थैंक यू फैमिली वाले
ही बोले तो अच्छा है। बाहर वाला तो बेवजह भी सॉरी थैंक यू बोल देता है, पर परिवार वाले वजह ढूंढ ढूंढ करके बेइज्जत ज़रूर करते हैं, पर किसी बात के लिए सॉरी और थैंक यू तो बोलते ही नहीं है। अच्छा, तुम्हें कौन सी बात पे बेइज्जती महसूस हो गई? अरे दीदी, मुझे कौन सी बात पे बेइज्जती महसूस होगी? मुझे कोई बेइज्जत कर सकता है भला? हाँ, तुम्हें तो कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी बात में बेइज्जती महसूस हुई है तो तुम क्या इस बात के लिए सॉरी चाहती हो किसी से? वह भी किस बात के लिए सॉरी और थैंक यू कहूँ, और किस बात के लिए किसी और से कहूँ कि सॉरी और थैंक यू बोले, जबकि कोई सामने वाला सुनना या समझना ही नहीं चाहता। तुम देवर जी की बात कर रही हो ना? हाँ भाभी, आपके देवर जी की ही बात कर रही हूँ। क्या ही कहूँ मैं उन्हें। आपको पता है लास्ट टाइम पता है क्या हुआ? उन्होंने ना मुझे बड़े प्यार से बुलाया बिस्तर पे। मुझे लगा कि उन्हें मुझसे कोई प्यार भरी बातें करनी है। पता है उन्होंने मेरे सारे मूड का क्रियाक्रम कर दिया। पता है क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुझसे आकर कहा कि तुम्हारा मैथ बहुत अच्छा है ना, तो इस अकाउंट्स को देखो तो ज़रा। हे भगवान, इसे सुनने के बाद मुझे समझ आया कि मेरे पति को मेरे इमोशंस की बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे क्या चाहती हूँ। उनका वो बकवास वाला हरकत देखने और जानने के बाद ना मुझे समझ आया कि जो करना है मुझे ही करना है। अच्छा, तो चाची आप, हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ। हमारे रिश्ते में मैं ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हूँ, क्योंकि उनसे तो कुछ होता नहीं है। आप ऐसे बोलोगी तो चाचा अगर सुनेंगे तो देखो, ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ होता नहीं है। मेन बात है कि उनमें इमोशन समझने की एबिलिटी ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि इमोशंस को समझा कैसे जाता है। मैं उन्हें कुछ कहती हूँ, वो कुछ कर और लेते हैं। इशारे उन्हें समझ नहीं आती है, बातें कहीं नहीं जाती है, करने को कुछ बोलूँ कर कुछ और देते हैं। भूलने की आदत तो इतनी है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इनका क्या करूँ। अब इन सब चक्करों की वजह से मुझे समझ आया कि मेरे पति से कुछ ना होने वाला। जो करना है मुझे करना है। अच्छा, तो आपने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है। अपने दो दो बच्चे पैदा कर लिए, और क्या चाहिए? सभी तीनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते तीनों बहुत खुश होते हैं। विनीता इस हंसी मजाक में खो जाती है और अपना दर्द भूल जाती है। उसके बाद फिर वो कहती है, देखो मैं ना इस घर में सबसे अमेजिंग पर्सन हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इस घर का वो मून लाइट हूँ जिसकी रोशनी से हर एक इंसान का चेहरा खिल उठता है, हर एक इंसान सुकून से भर जाता है। हाँ, कभी कभार तुम्हारे चाचा सड़े हुए हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो चांद की रोशनी हो या सूरज की रोशनी, उन्हें चुभती तो दोनों ही है। वो कभी खुश नहीं हो सकते। अच्छा, हम्म, कई बार उन्हें ना उन्हें कौन सी चीज़ पसंद है पता है? उन्हें ना आराम से एक चाय का प्याला लिए, बस एक वो रोकिंग ना क्या ऐसा चेयर होता है ना, वो जो हिलते डुलते रहता है। हाँ, वो जो तुमको पता है उसको क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं ना। वो ही चेयर में उनको बैठ करके वो ना आराम से बस चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ नहीं। वहाँ बैठ जाएंगे तब वो चांद और सूरज दोनों की रोशनी को बड़ा मज़े से लेंगे। लेकिन अगर वो शांति से बैठे हुए नहीं हैं, तब उनके लिए ना चांद मायने रखता है ना सूरज मायने रखता है। उनके ज़िंदगी में तो दोनों के लिए एक बराबर अंधेरा है। भाभी, मैं तो सोचती हूँ कि मैं आखिर किस वजह से यहाँ आ गई।
फिर सोचती हूँ कि एक ही वजह है इस घर में रहने की, वो है आप। सच बोलती हूँ, पति चाहे जितना बेकार हो, भाभी बड़ी मस्त मिली है मुझे। तुम इतना शिकायत कर कैसे लेती हो? क्या करूं भाभी, आपसे तो शिकायत होती नहीं है, आप भैया की शिकायतें करती ही नहीं हो, जबकि आपके पास शिकायतें करने के लिए तो बहुत कुछ है भैया के बारे में, लेकिन आप कभी करती ही नहीं हो। तुम्हें पता है ना, पति पत्नी के बीच की बात बाहर वालों को नहीं बोलते। अरे भैया भाभी, मैं बाहर वालों को कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो बस अपनी दीदी से बोल रही हूँ। और अपनी वैसे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे, गलती कर दी, तुम्हारे सामने नहीं बोलना चाहिए था, वरना तुम क्या सोचोगी अपने चाचा ससुर के बारे में। मैंने गलती कर दी ना, लेकिन सच कहती हूँ तुम्हारे चाचा ससुर बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो थोड़े खड़ूस हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं। ये कहकर वो चली जाती है कमरे से बाहर। वो कहती है, चाची पहले शिकायत करती है और फिर देखो, उसकी पूरी दुनिया ना उसका पति ही है, मेरा प्यारा देवर। वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे उसकी पड़ी नहीं है, वो उसकी इज्जत ही नहीं करती। लेकिन तुम्हें पता है क्या, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे चाचा के खिलाफ बोलेगी ना, तो तुम्हारी चाची ही है जो उसका साथ दे सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा मत समझो कि वो पूरी दुनिया को अपने पति के बारे में जो सो बोल सकती है, लेकिन पूरी दुनिया उसके पति के बारे में कुछ भी बोल दे वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो वहीं पे क्या वहीं सुना देगी। वो एकदम सहने वाली में से नहीं है, वो खुद चाहे जो कहे। और तुम सोचो ना, वो सारा दिन सिर्फ किसके बारे में बातें करती है? बस अपने पति के बारे में। उसके हर बात पे सिर्फ उसके पति होते हैं, मेरे देवर के अलावा वो किसी की बात नहीं करती। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। चाचा को कभी बुरा नहीं लगता। हाँ, लगा था शादी के बाद जब उसने पहली बार मुझसे शिकायत की, तो तुम्हारे चाचा ने सुन लिया, तो उसने मुझसे कहा कि भाभी उसे कहिए ना, वो मुझसे मेरे बारे में ऐसे बात ना करे। वो आपसे कह रही है, फिर बाहर जा कर के कहेगी, सबसे यही कहती रहेगी कि मैं कैसा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हंसकर उससे कहने लगी कि तुम्हें खुश होना चाहिए, कि तुम्हारी अच्छाई हो या बुराई, वो हर स्थिति में सिर्फ तुम्हारी ही बात करती है। हाँ, रही बात तुम्हारी बारे में बाहर बोलने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी घर के बाहर तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। मैंने तब तुम्हारे चाचा से कहा था कि याद रखना, ये बात गांठ बांध लो कि पूरी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ है ना, तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें बताए तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि पूरी दुनिया से वो तुम्हारी शिकायत कर सकती है, लेकिन पूरी दुनिया अगर तुम्हारी शिकायत करेगी उससे, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जब मैंने इस तरह से तुम्हारे चाचा को समझाया बुझाया, तब जा कर के वो शांत रहे। और फिर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों से देखा कि वो सब समय सिर्फ मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है और मेरे ही पास आ कर के अपने पति की सारी शिकायतें करती है। इसलिए उसके बाद से वो बहुत रिलैक्स हो गए, और वो उसके बाद से अपनी पत्नी को टीज़ करते रहते थे। और वो भी कम नहीं है, दोनों एक दूसरे से लगे रहते थे। उन दोनों की वजह से घर का माहौल हमेशा बना रहता था। हंसी मजाक और मस्तीखोरी से घर एकदम चहका रहता था। उसके बच्चे जब तक नहीं आए थे, तब तक तो घर को उसी ने चहका रखा था। बच्चे आने के बाद वो थोड़ी शांत हो गई, शायद थकावट और कमज़ोरी की वजह से। पर जैसे वो ठीक होती गई और बच्चे बड़े होते रहे, वैसे वैसे वो भी मस्तीखोर फिर से बन गई और अपने बच्चों के साथ मिलकर बहुत मस्ती करती थी। सच कहूँ तो उसकी वजह से घर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है और सुकून से भरा रहता है। विनीता अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश होती है। वक्त बीतता जाता है, उसकी सास और उसकी चाची सास की वजह से
विनीता ये ख्याल दिमाग से निकाल ही देती है कि उसने कभी बच्चे की कोई ख्वाहिश की थी। वक्त गुज़रता रहता है, घर में सब कुछ ठीक रहता है। विनय घर में फ़ोन करता रहता था, विनीता से बात भी होती रहती थी, लेकिन विनय ने जो कि अपनी माँ से बात की थी, इस वजह से वो बच्चे का ज़िक्र नहीं करता कि उसे पता है कुछ, और विनीता भी उसे कुछ नहीं कहती। वक्त गुज़रता रहता है, समय के साथ सभी बड़े भी होते रहते हैं। विनीता भी 1 साल के बाद अपने सपने, अपने करियर को लेकर के देश भर में घूमने लगती है और वो फ़ोटोज़ खींचने लगती है। उसका काम भी अच्छे से चलने लगता है। उसका देवर ईशांत भी अपने करियर में सफलता पाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि शुरुआत में उसे पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सलाहकार ही कर सकता है। वो ट्रेडिंग में सलाह देने का काम करने लगा। धीरे धीरे उसने बहुत अच्छे पैसे बनाए, अपना करियर, अपना सब कुछ बेहतरीन मुकाम पर ले जाने लगा। उसकी बहन नर्सिंग में अच्छे से वर्क करने लगी। हालांकि शुरुआत में वो नर्सिंग के काम से खुश नहीं थी। खून देखकर ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता था, लेकिन वक्त गुजरते रहा और उसे धीरे धीरे अपने काम में मज़ा आने लगा। पेशेंट के पास रहकर उसे बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता था। कई परिवारों को देख वो समझती थी कि ये कैसे लोग हैं जो अपने माता पिता को इस तरह अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं, खास करके सरकारी अस्पताल में माँ बाप को ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं जैसे कि उन्हें उनकी पड़ी ही नहीं है। और वो दिन में, महीने में, कई बार तो सालों में एक बार अपनी माँ को, पिता को देखने आते थे। ऐसे भी परिवार वाले लोग होते थे और वो ये सब देखकर बहुत दुखी होती थी। वो अपनी माँ से ये सारी बातें करते हुए रोती भी थी और कहती थी कि माँ, अगर भैया आपको नहीं देखेंगे ना तो मैं आपका ख्याल रखूँगी। मैं ना शादी करके कहीं नहीं जाऊँगी। अगर मेरी शादी होती भी है तो मैं उससे पहले ही कह दूँगी कि अगर मेरे माता पिता को कोई तकलीफ़ हुई तो मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे और आप मुझे मेरे माता पिता से दूर नहीं करेंगे। मैं उसे बस इतना ही कहूँगी। वो कहने लगती कि देखो बेटा, ससुराल जब जाओगी तब जाओगी, और ये शर्त लगाना ये अच्छी बात नहीं है। रिश्तों में शर्तें नहीं होती। हाँ, लेकिन माँ, रिश्तों में शर्तें नहीं होती है। मैं शर्त ऐसा वैसा तो नहीं लगा रही हूँ। अगर मैं उसके माता पिता की इज़्ज़त कर रही हूँ, उसके माता पिता का ख्याल रख सकती हूँ, तो मैं अपने माता पिता का भी तो ख्याल रख सकती हूँ ना। अगर मैं, मतलब, उसकी माँ उसे समझाने लगती है कि ये देखो बेटा, ये तो उसके हाथ में है कि वो क्या चाहता है। अगर वो हमें अपने माँ बाप के समान समझेगा तो हम एक साथ रह सकते हैं, और नहीं तो नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पिता और मैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए काफ़ी है। इसके लिए हमें तुम्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अभी अपना काम देखो, अपना करियर बनाओ, अपने सपनों को जियो। वो कहती है ठीक है माँ। और वक्त गुज़रता रहता है। उसके, विनय के माता पिता के बीच भी सब कुछ अच्छे से होने लगता है। धीरे धीरे उनका तालमेल बहुत बेहतर बन जाता है। वो अब अपनी पत्नी के एहसासों को, उनके जज्बातों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो समय के साथ अपनी पत्नी का और ज़्यादा ख्याल रखते हैं। विनीता भी अपने करियर में बेहतरीन मुकाम पर पहुंचती है। समय के साथ 2-3 साल गुजर जाते हैं। जब तीसरा साल गुजरता है तब न्यू ईयर में विनीता घर को आती है। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं आती, वो आती रहती थी, लेकिन उस साल न्यू ईयर पे वो आती है और कहती है कि इस साल न्यू ईयर मैं सबके साथ मनाऊंगी। वक्त के साथ नया साल इस बार सबके साथ मनाने के लिए विनीता घर पे रुकती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन साथ में उसके दिल और दिमाग में वो बीता हुआ नया साल गुजरता है जो वो विनय के साथ गुजारी थी। वो शहर, वो गलियाँ, वो घर, वो एहसास उसे याद आता है। उसकी
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। आपका